हेलो स्टूडेंट, कक्षा 12वीं की सामान्य हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम गोपाल सिंह नेपाली के द्वारा रचित कविता हिमालय और हम का अध्ययन करेंगे। आइए जानते हैं कविता का सारांश। हिमालय और हम कविता के रचयिता गोपाल सिंह नेपाली हैं। इस कविता में उन्होंने हिमालय के साथ भारतीयों के संबंधों को स्वर दिया है। भारतीय अस्मिता का प्रतीक हिमालय भारतीय गौरव का चिन्ह है। हिमालय पर्वत इस पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत है। यह धरती का ताज है। यह भारतीयों के स्वाभिमान का प्रतीक है। यह जितना उच्च स्वाभिमान का परिचायक है, उतना ही सांस्कृतिक चेतना का भी है। हिमालय की प्राकृतिक छटा भारत के बाह्य व आंतरिक सौंदर्य को व्यक्त करने में समर्थ है। प्रातः और संध्या की लालिमा हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ भारतीय चिंतन के उस पक्ष को भी व्यक्त करती है जिसमें सुख दुख को समान भाव से ग्रहण किया जाता है। हिमालय के आंगन में ही सबसे पहले ज्ञान का उदय हुआ और यही वेदों की ऋचाएं गूंजी। भारत की मनीषा हिमालय की छाया में प्रसारित हुई। हिमालय की अडिगता और हिमालय का निश्चय ही प्रत्येक भारतवासी के स्वभाव में निहित है, इसलिए वह मृत्युंजयी है। हिमालय तूफानों से लड़ने में समर्थ है। यह कविता हिमालय के माध्यम से भारतीय जीवन शक्ति को प्रकट करती है। आइए जानते हैं कविता के पदों का अर्थ। पहला छंद है अब आपके सामने। पहला छंद, गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। इतनी ऊंची इसकी चोटी की सकल धरती का ताज यही। पर्वत पहाड़ से भरी धरा पर केवल पर्वत राज यही। अंबर में सिर पाताल चरण, मन इसका गंगा का बचपन। तन वरन वरन मुख निरावरण। इसकी छाया में जो भी है वह मस्तक नहीं झुकाता है। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। इस काव्यांश में पर्वतराज हिमालय और भारतवासियों के अटूट संबंधों की अभिव्यक्ति दी है। हिमालय पर्वत और भारतीयों के संबंधों का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि पर्वतों के राजा हिमालय का भारतीयों के साथ कुछ ऐसा ही संबंध है, अर्थात हिमालय और भारतीयों का परस्पर अटूट रिश्ता है। इसकी ऊंची चोटी एवरेस्ट सारी पृथ्वी पर सबसे ऊंची है। यह संसार की सबसे ऊंची चोटी है। इसलिए जिस प्रकार व्यक्ति के सिर पर ताज या मुकुट सुशोभित होता है, उसी प्रकार धरती पर हिमालय की चोटी मुकुट की भांति शोभायमान है। पर्वत और पहाड़ों से भरी इस पृथ्वी पर केवल हिमालय ही पर्वतों का राजा है। हिमालय पर्वत की ऊंचाई बहुत अधिक होने के कारण ऐसा लगता है मानो उसका सिर आसमान को छू रहा है और उसके चरण पाताल की गहराई में समाये हुए हैं। भाव यह है कि हिमालय पर्वत ने आकाश पाताल दोनों की सीमाओं को अपने में समेटा हुआ है। अंबर में सिर पाताल चरण, मन इसका गंगा का बचपन। हिमालय पर्वत का मन गंगा के बचपन की भांति पवित्र और निर्मल है। पवित्र गंगा नदी का उद्गम ही हिमालय से हुआ है। तन वरन वरन मुख निरावरण। हिमालय पर्वत का तन विभिन्न रंग और आकार वाली वनस्पतियों से ढका हुआ है, जबकि मुख अत्यधिक ऊंचाई पर होने के कारण वनस्पतियों से रहित है और केवल बर्फ से ढका हुआ है। इसकी छाया में जो भी है वह मस्तक नहीं झुकाता। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। जो भी हिमालय के आश्रय में आता है उसमें भी हिमालय की भांति दृढ़ता और विशालता आ जाती है। इस कारण वह भी अपना मस्तक किसी के सामने नहीं झुकाता। पर्वतों के राजा हिमालय से हम भारतीयों का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है। इस प्रकार इस पहले छंद में हिमालय को पर्वतराज और धरती का ताज कहकर उसकी महानता का वर्णन किया है। अब दूसरा छंद है, अरुणोदय की पहली लाली इसको ही चूम निखर जाती। फिर संध्या की अंतिम लाली इस पर ही झूम बिखर जाती। इन शिखरों की माया ऐसी, जैसा प्रभात संध्या वैसी। अमरों को फिर चिंता कैसी। इस धरती का हर लाल खुशी से उदय अस्त अपनाता है। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। इस दूसरे छंद में हिमालय की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए कवि कहते हैं कि उदय काल अर्थात प्रातः काल में जब सूर्य की किरणें हिमालय पर्वत की हीन सतह पर पड़ती है तो वे इसका स्पर्श पाकर इसको चूमकर और भी अधिक सुंदरता में प्रकट होती हैं। इसी प्रकार सायंकाल में
सूर्यास्त के समय की अंतिम किरणों की लालिमा को हिमालय की सतह पर झोंका खाते हुए मंद गति से बिखरते हुए कवि ने देखा है। हिमालय की चोटी में ऐसी विलक्षण अलौकिक शक्ति है कि यहाँ पर जैसा प्रातःकाल का दृश्य दिखाई देता है, वैसे ही सायंकाल का दृश्य भी दिखाई देता है। दूसरे शब्दों में, हिमालय पर्वत का प्राकृतिक सौंदर्य प्रातःकाल और सायंकाल दोनों में समान होता है। उसी प्रकार भारतीय भी समान भाव से सुख और दुख को ग्रहण करते हैं। भारतवर्ष की धरती का हर जवान भी जीवन व मृत्यु को समान भाव से अपनाते हैं। इस धरती का हर लाल खुशी से उदय अस्त अपनाता है। देश की रक्षा में तत्पर जवान मृत्यु का वरण कर अमर हो जाते हैं। हिमालय की भांति भारतीय जवान भी अमर है, क्योंकि वे जीवन मृत्यु पर सोच विचार या चिंतन नहीं करते। भारत का प्रत्येक निवासी सुख दुख उत्थान पतन को समरसता से अपनाता है। पर्वतों के राजा हिमालय से भारतीयों का ऐसा ही संबंध है। दूसरे छंद में कवि ने जीवन के उत्थान पतन सुख दुख दोनों स्थितियों को समान भाव से ग्रहण करने की ओर संकेत किया है। अब इस कविता का तीसरा छंद है। हर संध्या को इसकी छाया सागर सी लंबी होती है, हर सुबह वह फिर गंगा की चादर सी लंबी होती है। इसकी छाया में रंग गहरा है देश हरा परदेश हरा, हर मौसम है संदेश भरा। इसका पदतल छूने वाला वेदों की गाथा गाता है, गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। कवि ने हिमालय और भारतीयों के संबंधों पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि हिमालय पर्वत की संध्या के समय छाया सागर के समान लंबी होती है और वह हर सुबह गंगा की चादर की तरह लंबी होती है। अर्थात हिमालय पर्वत अत्यंत विशाल और विस्तृत है। इसके मैदान अत्यंत विशाल और विस्तृत है, जिनमें से हिमालय से निकलने वाली गंगा नदी बहती है। गंगा के मैदान अत्यंत उपजाऊ है। गंगा नदी के मैदानों के खेत हरे भरे हैं, फसलें लहलहाती है। हिमालय की गोद में बसा भारत और दूसरे देश भी इससे निकलने वाली नदियों के कारण हरे भरे हैं। इसकी छाया में रंग गहरा है देश हरा परदेश हरा। भारत के साथ साथ दूसरे देश भी यहाँ से निकलने वाली नदियों के कारण हरे भरे बने हुए हैं। हर मौसम है संदेश भरा। इस देश का प्रत्येक मौसम संदेश से भरा है, अर्थात प्रत्येक ऋतु में भारतीयों को कोई न कोई संदेश मिलता है। वेदों की रचना भी इसकी गोद में हुई है और आज भी लोग ज्ञान की साधना के लिए हिमालय की ओर जाते हैं। दूसरे शब्दों में, वेदों की रचना हिमालय के चरणों में बैठकर ही हुई थी। अतः गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। पर्वतों के राजा हिमालय और हम भारतीयों के संबंध अत्यंत दृढ़ हैं। अब कविता का चौथा छंद है। जैसा यह अटल अडिग अविचल, वैसे ही है भारतवासी, है अमर हिमालय धरती पर तो भारतवासी अविनाशी। कोई क्या हमको ललकारे, हम कभी न हिंसा से हारे, दुख देकर हमको क्या मारे। गंगा का जल जो भी पी ले, वह दुख में भी मुस्काता है। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने हिमालय की भांति हम भारतीय भी अविचल और अमर है, इस बात की ओर संकेत किया है। जिस प्रकार हिमालय पर्वत अटल अडिग और निश्चल है, उसी प्रकार भारतवासी भी अपने प्रण अपने निश्चय पर अडिग रहते हैं। भारतीय एक बार जिस बात को करने की ठान लेते हैं तो फिर जान देकर भी उस प्रतिज्ञा को पूर्ण करते हैं। उनका तो मूल मंत्र है, प्राण जाई पर वचन न जाई। जिस प्रकार धरती पर हिमालय अमर है, उसी प्रकार भारत में रहने वाले भारतीय भी अमर है, शाश्वत है। भारतीयों की इसी विशेषता के कारण कवि इकबाल ने भी कहा है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। अनेक हिंसक आक्रमणकारियों ने हम पर हमले किए, किंतु दुख यातनाएं देकर हमारे तन को लहूलुहान करके भी वे हमारे मन को मार न सके। अर्थात भारतीय कभी भी हिंसा के दम पर पराजित नहीं हुए। तन पर आचरण सहने के बावजूद भी मन से कभी नहीं हारे। कवि कहते हैं कि इसका मुख्य कारण हमारी अति पावनी नदी गंगा है, जिसका
पानी पीकर, जिसका जल पीकर भारतीय हर सुख दुख को हंसकर झेल लेते हैं। हिमालय पर्वत से निकलने वाली गंगा नदी का जल जो भी पी लेता है वह दुख में भी हंसता है। इस प्रकार गंगा नदी के कारण हिमालय के साथ हमारा अटूट संबंध है, जो अपने अमृत तुल्य जल का पान कराकर भारतीयों को भी अमर बना देती है। अब कविता का अंतिम छंद है। टकराते हैं इससे बादल तो खुद पानी हो जाते हैं, तूफान चले आते हैं तो ठोकर खाकर सो जाते हैं। जब जब जनता को विपदा दी तब तब निकले लाखों गांधी, तलवारों सी टूटी आंधी। इसकी छाया में तूफान चिरागों से शर्माता है। हिमालय और भारतीयों की समान विशेषताओं का वर्णन किया है। हिमालय पर्वत अत्यंत ऊंचा है। इसकी चोटियों से मानसून बादल टकराते हैं और स्वयं ही वर्षा के रूप में बरस पड़ते हैं, अर्थात हिमालय बादलों को रोककर भारतवर्ष में वर्षा करता है। इसी प्रकार जो हमसे टकराता है अर्थात भारतीयों से टकराता है वह चूर चूर हो जाता है। हिमालय से टकराकर तूफान भी शांत हो जाते हैं। उनमें इतनी शक्ति भी नहीं रहती कि वे दीपक को भी बुझा पाए। तूफान चले आते हैं तो ठोकर खाकर सो जाते हैं, अर्थात हिमालय की छत्र छाया में रहने वाले का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह हिमालय सदैव आक्रमणकारियों से हमारी रक्षा करता है। जब जब भी शासन ने भारत की जनता को विपत्ति में डाला और दुख दिए, तब तब ही जनता की विपत्तियों को दूर करने के लिए, दुखों से छुटकारा दिलाने के लिए लाखों सत्याग्रही घर बार की चिंता छोड़कर निकल पड़े। हिमालय पर्वत की छाया में आकर बड़े से बड़े तूफान भी कमज़ोर पड़ जाते हैं। उनमें चिरागों अर्थात दीपक को भी बुझाने की शक्ति नहीं रहती। हम भारतवासियों का हिमालय पर्वत से ऐसा ही संबंध है। इस प्रकार संपूर्ण कविता में हिमालय के माध्यम से भारतीय जीवन शक्ति को प्रकट किया गया है। हिमालय और हम कविता का सारांश यहीं समाप्त होता है।